एक बात सोचो, एक कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ शब्द लिखे हैं, आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकता है। आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे छपे हुए शब्दों ने, प्रिंटेड वर्ड्स ने पूरे इंडिया में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ला दिया। ये सिर्फ किताबों की कहानी नहीं है, ये सोच बदलने की, लड़ने की और आज़ादी जीतने की कहानी है। चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारे टाइम ट्रैवल का आइटिनरी, हमारा सफर का नक्शा। हम शुरू करेंगे उस दौर से जब सब कुछ हाथों से लिखा जाता था। फिर हम देखेंगे कि कैसे प्रिंट ने रिलीजन और सोसाइटी में डिबेट छेड़ दी। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये आम आदमी की आवाज़ बनी आज़ादी की लड़ाई में। फिर उन लोगों की बात करेंगे जिनको पहली बार अपनी बात कहने का मौका मिला। और आखिर में ब्रिटिश राज के सेंसरशिप से इसकी टक्कर को देखेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, सेक्शन 1, हाथों से छपी दुनिया। चलो चलते हैं उस टाइम में जब ज्ञान, नॉलेज कुछ चुने हुए हाथों तक ही महदूद था। इमेजिन करके देखो, एक ऐसी दुनिया जहां एक किताब की सिर्फ एक कॉपी बनाने में सालों लग जाते थे। ये थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी हुई, नाजुक, इतनी महंगी कि सिर्फ राजा महाराजा ही अफोर्ड कर पाते थे। मतलब साफ था, ज्ञान एक खजाने की तरह बंद था और आम आदमी उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर। और फिर आया प्रिंट और इसने सब कुछ बदल के रख दिया। जहां पहले सालों लगते थे, अब काम घंटों में होने लगा। जो चीज सिर्फ एलीट के पास थी, अब आम आदमी तक पहुंचने लगी। कॉस्ट इतना सस्ता हो गया कि हर कोई खरीद सकता था। और आइडियाज, वो तो जैसे आग की रफ्तार से फैलने लगे। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था दोस्तों, ये एक रेवोल्यूशन था। तो सवाल ये है कि ये मैजिकल टेक्नोलॉजी इंडिया आई कैसे? कहानी शुरू होती है 7th सेंचुरी चाइना से। वहां से मार्को पोलो इस आइडिया को यूरोप ले गए और फिर मिड 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज मिशनरीज इंडिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लाए और 1579 में इंडिया की पहली लोकल लैंग्वेज की किताब तमिल में प्रिंट हुई। और यही है इसका सबसे जरूरी पॉइंट, ये सिर्फ किताबें जल्दी छापने की बात नहीं थी। असली पावर ये थी कि इसने आइडियाज को पंख दे दिए। एक आइडिया, एक सोच कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही टाइम पर पहुंच सकती थी। मास कम्युनिकेशन का जन्म हो चुका था। सिंपल सोचो, पहले आपके क्लास नोट्स सिर्फ आपके 2-3 दोस्त पढ़ते थे। अब उन्हीं नोट्स की फोटोकॉपी होकर पूरे स्कूल में फैल सकती थी। बस वही पावर थी प्रिंट की। सेक्शन 2, धर्म, डिबेट और नए विचार। अब जैसे ही प्रिंट आम हुआ ना, इसका सबसे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा रिलीजन और सोशल इश्यूज पर। पब्लिक में एक तूफान आने वाला था और इस तूफान के सेंटर में थे राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स। वो समझ गए थे कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो सोसाइटी में बदलाव जरूरी है और इसके लिए प्रिंट उनका सबसे बड़ा हथियार बना। 1821 से उन्होंने अपने न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी में सदियों से चली आ रही परंपराओं को चैलेंज करना शुरू कर दिया। और टॉपिक्स क्या थे? सती प्रथा, मूर्ति पूजा, जाति भेदभाव, ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में खुल के बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अब न्यूज़पेपर्स में इन पर खुली बहस होने लगी। ऑफ कोर्स इसके जवाब में जो पुराने ख्याल के लोग थे, उन्होंने भी अपने पब्लिकेशंस निकाले और देखते ही देखते पूरा देश एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा बन गया। इसे कहते हैं पब्लिक स्फीयर। इसे समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल एनालॉजी है। सोचो, प्रिंट से पहले स्कूल की प्रॉब्लम्स पर छोटे छोटे ग्रुप्स में फुसफुसाहट होती थी। फिर प्रिंट आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने स्कूल के हर कोने में लाउड स्पीकर लगा दिए। अब ये एक स्कूल वाइड कॉन्वर्सेशन बन गई। प्रिंट ने अलग अलग जगह हो रही बहसों को जोड़कर एक पावरफुल नेशनल कॉन्वर्सेशन बना दिया। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं था कि प्रिंट सिर्फ रिफॉर्म के लिए यूज हो रहा था। जो लोग पुरानी ट्रेडिशंस को बचाना चाहते थे, उन्होंने भी इसकी ताकत को पहचाना। जैसे देवबंद सेमिनरी ने सस्ती प्रिंटिंग प्रेसेस का इस्तेमाल करके हजारों फतवे छापे जो मुस्लिम्स को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में गाइड करते थे। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, एक टूल जिसे कोई भी अपने मकसद के लिए यूज कर सकता है। तो ये सब आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 19th सेंचुरी में हुई इन्हीं बहसों ने आज़ाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी। इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इन सभी आइडियाज की जड़ें यही हैं। जैसे कभी कभी एक फैमिली में किसी नए रूल पर बहस होती है और उससे पूरी फैमिली के लिए एक बेहतर रास्ता निकलता है, बिल्कुल वैसे ही इन डिबेट्स ने मॉडर्न इंडिया के कोर वैल्यूज को शेप किया। सेक्शन 3, अवाम की आवाज। चलो अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर कि कैसे एक सिंपल प्रिंटिंग प्रेस आज़ादी की लड़ाई का सबसे पावरफुल हथियार बन गया। देखो, मिड 19th सेंचुरी तक ना प्रेस 2 हिस्सों में साफ साफ बट चुका था। एक तरफ था इंग्लिश प्रेस जो ज्यादातर ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करता था और दूसरी तरफ था वर्नैक्युलर प्रेस। वर्नैक्युलर यानी
आम बोलचाल की भाषा में छपने वाले अखबार। बाल गंगाधर तिलक की केसरी जैसे न्यूज़पेपर्स ने ब्रिटिश पॉलिसीज को खुलकर डंके की चोट पर चैलेंज किया। जरा इस चार्ट पर नजर डालो। वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स की संख्या में जो उछाल आया, इट वाज एक्सप्लोसिव। ये अखबार सस्ते थे, आम लोगों की भाषा में थे और आजादी के विचारों को देश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक पहुंचा रहे थे। ओके, चलो अब आपकी बारी। एक क्विक एक्सरसाइज, पॉज करके सोचो, अगर आप 1890s के एक नेशनलिस्ट एडिटर होते और ब्रिटिश एक नया अनफेयर टैक्स लगाते, तो आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या होती? अपनी जबरदस्त हेडलाइन कमेंट्स में शेयर करो। लेट्स सी कौन सबसे पावरफुल हेडलाइन सोचता है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस ने एक पैन इंडियन आइडेंटिटी बनाने में हेल्प की। पहली बार पंजाब में बैठा एक किसान और बंगाल में बैठा एक टीचर एक ही खबर पढ़ रहे थे, एक ही दुश्मन के बारे में। उन्हें एहसास हुआ कि हम सब एक हैं। जैसे एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पूरा स्कूल एक टीम बन जाता है, वैसे ही वर्नाक्युलर प्रेस ने टीम इंडिया बना दी थी। सेक्शन 4, नई सोच, नए लोग। लेकिन प्रिंट ने सिर्फ देश को आवाज नहीं दी, इसने उन लोगों को भी आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से खामोश थी, दबा दी गई थी। बस इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। जब औरतों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो कैलाश पाशिनी देवी जैसी राइटर्स ने प्रिंट के जरिए अपनी जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखा। ये उनकी पर्सनल स्टोरीज थीं, लेकिन इनका इम्पैक्ट पब्लिक था। इनसे विमेन्स राइट्स और एजुकेशन पर एक नई बहस शुरू हो गई। तो ये विचार, ये किताबें घरों के अंदर तक पहुंची कैसे? इसका सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग था। कैलकाटा का बत्तला इलाका सस्ती किताबों का एक हब बन गया। यहाँ से फेरी वाले यानी पेडलर्स इन किताबों को गांव-गांव तक ले जाते और औरतें अपने फुर्सत के पलों में इन्हें पढ़ती थी। सोचो, एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने पर्दे की ऊंची दीवारों को तोड़ दिया। प्रिंट एंटी कास्ट मूवमेंट का भी एक बहुत बड़ा हथियार बना। ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी ने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला किया। फिर सालों बाद एक मिल वर्कर काशी बाबा ने अपनी किताब छोटे और बड़े का सवाल में जाति और क्लास के बीच के एक्सप्लॉयटेशन को सामने लाया। ये आवाजें अब पब्लिक डिस्कोर्स का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से इंडियन सोसाइटी के आगे बढ़ने का, एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी बनने का सफर शुरू हुआ। प्रिंट ने एक ऐसा डेमोक्रेटिक स्पेस बनाया जहां हर कोई अपनी बात रख सकता था। जैसे क्लास का सबसे शांत रहने वाला स्टूडेंट स्कूल मैगजीन में एक आर्टिकल लिखकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, प्रिंट इंडिया की उन्हीं दबी हुई आवाजों के लिए वही मैगजीन बना। एंड नाउ आवर फाइनल सेक्शन, आजादी पर पहरा। जब शब्दों में इतनी ताकत आ गई, तो अंग्रेजी हुकूमत क्या चुप बैठती? बिल्कुल नहीं, वो डर गए। और डर का जवाब होता है कंट्रोल। उनका जवाब था सेंसरशिप। 1878 में आया द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और ये एक काला कानून था। इसने ब्रिटिश सरकार को अनलिमिटेड पावर्स दे दी। अगर किसी भी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर में कुछ भी सेडिशियस लिखा जाता, यानी कुछ भी ऐसा जो सरकार के खिलाफ हो, तो सरकार उस प्रेस को ही बंद कर सकती थी। ये नेशनलिस्ट प्रेस की आज़ादी पर एक डायरेक्ट अटैक था। ये टाइमलाइन ब्रिटिश सरकार के बढ़ते हुए डर को दिखाती है। 1857 के रिवोल्ट के बाद उनका रवैया सख्त हुआ। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को उनके न्यूज़पेपर केसरी में लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जितना वो आवाज़ को दबाने की कोशिश करते थे, प्रोटेस्ट का शोर उतना ही बढ़ता जाता था। और इस पूरी लड़ाई का सार, इसका एसेंस महात्मा गांधी के इन शब्दों में है। उन्होंने कहा, स्वराज की लड़ाई बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की आज़ादी की लड़ाई है। मतलब बिल्कुल साफ था, एक आज़ाद प्रेस और एक आज़ाद देश, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमारे पास न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया है, टीवी है, हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन सोचिए, क्या 1900s के एक अकेले छपे हुए न्यूज़पेपर की ताकत आज की हमारी लाखों बिखरी हुई आवाज़ों से ज़्यादा थी? सोचिएगा ज़रूर। इस सफ़र में शामिल होने के लिए